लेकिन छिंदवाड़ा में केवल बंटी साहू ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आखिर बीजेपी के इस गेम प्लान की क्या वजह हो सकती है? बुधवार को जिन 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं वो सीट हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के 5 सीटों का सस्पेंस खत्म कर दिया है, लेकिन कोई भी चौंकाने वाला नाम इस बार सामने नहीं आया है। छिंदवाड़ा में यह माना जा रहा था कि भाजपा इस बार कोई ना कोई खेल खेल सकती है, लेकिन बीजेपी ने कमलनाथ से 2 बार विधानसभा चुनाव हारे बंटी साहू पर विश्वास जताया है। लेकिन छिंदवाड़ा में केवल बंटी साहू ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बुधवार को जिन 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं वो सीट हैं उज्जैन, इंदौर, धार, बालाघाट और छिंदवाड़ा। और इसी के साथ बीजेपी ने अपने 29 के 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पर खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया है, यानी जितने नए चेहरे करीब उतने ही पुराने चेहरे। तो आखिर बीजेपी के इस गेम प्लान की क्या वजह हो सकती है, आज हम वो विस्तार में इस वीडियो में समझेंगे। तो इन सवालों से हम समझेंगे बीजेपी की सूची के मायने। पहला, कमलनाथ से छिंदवाड़ा में मुकाबला कैसे करेगी? भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। पार्टी कमलनाथ की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह जानती है। जब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, तब बीजेपी अपने काम पर लगी हुई थी। वह काम था कमलनाथ से जुड़े कांग्रेस के लोगों को अपने पाले में करना। यह पहली बार हुआ है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष तक ने बीजेपी का गमछा ओढ़ लिया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा पदाधिकारी कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं। इस मुहिम में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। विवेक बंटी साहू के जरिए पार्टी ने अपने लोगों को ये संदेश भी दिया है कि जो विरोधी के सामने हर परिस्थिति में मैदान में डटा रहेगा, पार्टी उस पर भरोसा करेगी। कांग्रेस के लिए मैसेज है कि नाथ परिवार का मुकाबला बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता भी कर सकता है। दूसरा सवाल है, इंदौर से फिर शंकर पर भरोसा क्यों? कुछ दिन पहले इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि शंकर जी का टिकट इसलिए कटा है क्योंकि महिला को देना है। इसके बाद लालवानी की दावेदारी को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि विजयवर्गीय ने अपनी उड़ती उड़ती बातों को मजाक बताकर उठ रहे सवालों की आग को ठंडा करने का प्रयास किया। आखिरकार सिंधी जाति को प्रतिनिधित्व देने का फैक्टर लालवानी के पक्ष में गया। तीसरा सवाल है, टिकट देने में बड़े नेताओं की पसंद का कितना ध्यान रखा गया? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद का खास ध्यान रखा है। पहली लिस्ट में 24 में से करीब 12 नाम शिवराज के करीबी हैं। दूसरी लिस्ट की 5 सीटों में 2 सीटें ऐसी हैं जहां उनकी पसंद को तवज्जो दी गई है। ग्वालियर चंबल की कुछ सीटों पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद को महत्व दिया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मंत्री प्रहलाद पटेल की राय को भी महत्व मिला। अब चौथा सवाल आता है कि 8 सांसदों के टिकट क्यों काटे? पहली सूची में पार्टी ने 6 सांसदों के टिकट काटे। दूसरी सूची में 2 सांसदों के नाम पर पार्टी की कैंची चली। इनमें धार और बालाघाट हैं। धार सीट भाजपा के लिए रेड जोन में रही है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ने यह पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो यहां पार्टी वोटों के हिसाब से घाटे में रही। इसी वजह से पार्टी ने यहां किसी तरह की रिस्क नहीं ली और वरिष्ठ सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर सावित्री ठाकुर को मैदान में उतारा, जो 2014 में लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। बालाघाट में सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट कटना पहले से ही तय था, क्योंकि पिछली बार उन्हें मंत्री रहे गौरीशंकर बिसेन की पसंद के कारण मौका मिला था। इस बार बिसेन खुद अपनी बेटी मौसम के लिए टिकट मांग रहे थे। यहाँ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी दावेदार थे, लेकिन महिला कोटे की वजह से भारती पारदी को मौका मिला है। भारती को पार्षद से सीधे सांसद का टिकट मिला है। पहली सूची में भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा था। वे अपने बयानों के कारण पूरे कार्यकाल में विवादों में रहीं। ग्वालियर सांसद विवेक शेवलकर एज फैक्टर के कारण बाहर हुए। सागर के राज बहादुर सिंह परफॉर्मेंस के मामले में पीछे रहे। गुना सांसद डॉक्टर के.पी. यादव का टिकट कटना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारना था। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान को टिकट देने के लिए रमाकांत भार्गव का टिकट काटना स्वाभाविक था। रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर परफॉर्मेंस के मामले में कमजोर रहे। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के प्रभाव और विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश डोडियार की जीत के बाद यहां नए चेहरे को उतारा है। मोहन सरकार में मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता को प्रत्याशी बनाया है। अब हम आते हैं हमारे 5वें सवाल पर। 15 सांसद पर फिर भरोसा क्यों जताया? पहली सूची में 24 में से 13 सांसदों पर
पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया था। दूसरी सूची में 2 सांसदों को फिर टिकट मिल गया। इंदौर से शंकर लालवानी जातिगत समीकरण साथ ही स्थानीय राजनीतिक समीकरण अपने पक्ष में करने में सफल रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन से महिला को मौका देने की चर्चाएं थी, लेकिन सांसद अनिल फिरोजिया दिल्ली से टिकट लाने में सफल रहे। पहली लिस्ट में 2 सांसदों के ऐसे नाम थे जो विधानसभा चुनाव हार गए थे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला से फिर मौका मिला, जबकि वे विधानसभा चुनाव हार गए थे। उनकी पहचान बड़े आदिवासी नेता की है। सतना से सांसद गणेश सिंह विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत पाए थे, लेकिन पार्टी ने इन पर फिर भरोसा जताया। गणेश सिंह ओबीसी कुर्मी समाज से आते हैं। सतना लोकसभा और विंध्य क्षेत्र में कुर्मी पटेल समुदाय निर्णायक है। गणेश सिंह का मुकाबला विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से होगा। कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह को हराया था। छठा सवाल है, जातिगत समीकरणों का कितना ध्यान रखा गया। एससी के लिए रिजर्व 4 और एसटी की 6 सीटों के अलावा बाकी 19 में से 11 पर ओबीसी चेहरे उतारे हैं। यह है ग्वालियर, सागर, गुना, सतना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, विदिशा, राजगढ़, खंडवा, होशंगाबाद और दमोह। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 55% से ज्यादा है। 27% आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है और भाजपा कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। अब आखिरी सवाल है, ओवरऑल सभी 29 सीटों पर टिकट वितरण में किस बात का ध्यान रखा गया। विधानसभा चुनाव में जिस तरह पार्टी ने बड़े चेहरे को उतारकर चौंका दिया था, लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली सूची में 24 नामों में से अधिकतर वे नाम थे जिनके बारे में माना जा रहा था कि ये चुनाव लड़ेंगे ही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भोपाल और विदिशा से चर्चा में था। पार्टी ने उन्हें फिर विदिशा भेजकर उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय कर दी। गुना या ग्वालियर से किसी एक सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का चुनाव लड़ना लगभग तय था। गुना से उनका नाम तय हो गया है। सभी 29 नामों पर गौर करें तो पार्टी की रणनीति पता चल जाती है। नए चेहरे को भी मौका और पुरानों पर भरोसा। बीजेपी ने तो मध्य प्रदेश में अपने सारे धुरंधर उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की दूसरी सूची में कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। तो अब इंतजार है तो कांग्रेस के 18 चेहरों का। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के उम्मीदवार पिछली बार की 28 को इस बार 29 कर पाएंगे, या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस की रणनीति बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।